जिस प्रकार प्रकाश को फैलने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही व्यक्तित्व की पवित्रता की सुगंध भी बिना हवा चारों ओर पहुंच ही जाती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख हुई घोषित। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। वर्ष के अंतिम सत्र में होंगी कुल 15 बैठकें। सरकार 129वें और 130वें संविधान संशोधन बिल, जन विश्वास और इंसॉल्वेंसी बिल जैसे अहम विधेयक कर सकती है पेश। केंद्र सरकार का बड़े पैमाने पर चलाया गया स्वच्छता अभियान आया काम। स्क्रैप बेचकर की 800 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय कमाई। चंद्रयान 3 के लागत बजट 615 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है कमाई। 3 वरिष्ठ मंत्रियों की देखरेख में चला अभियान। 2 देशों की राजकीय यात्रा के पहले चरण में अंगोला पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजधानी लुआंडा में अपने समकक्ष जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस लोरेंको के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। आपसी हितों के मुद्दों से जुड़े समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। अंगोला की संसद को करेंगे संबोधित। अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भी लेगी हिस्सा। भारतीय समुदाय के साथ करेंगी बात। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कर्नाटक दौरा। उपराष्ट्रपति ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर महाराज जी की यात्रा के शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा। मैसूर स्थित जेएसएस उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी के 16वें दीक्षांत समारोह में भी लिया भाग। राष्ट्रपति ने भारत सरकार द्वारा प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने और जैन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आज राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत जोन 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। नागालैंड के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष सम्मेलन में होंगे शामिल। 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रतिनिधि, नीति प्रगति और लोक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल विषय पर करेंगे चर्चा। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से चालू होगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा है, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करे और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे। वर्ष के अंतिम सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र में सरकार 129वें और 130वें संविधान संशोधन बिल, जन विश्वास और इंसॉल्वेंसी बिल जैसे अहम विधेयक कर सकती है पेश। केंद्र सरकार ने पिछले महीने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय कमाई की है, जो चंद्रयान 3 के बजट से भी ज्यादा है, जिसकी लागत 615 करोड़ रुपए थी। 2021 से शुरू हुए इस वार्षिक अभियान के तहत अब तक कुल 4100 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है। इस वर्ष का अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चला, जिसमें अभूतपूर्व रूप से 232 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस को मुक्त करवाया गया और 29 लाख फिजिकल फाइलें नष्ट कर दी गई। ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। इस अभियान में 11.58 लाख ऑफिस स्पेस को कवर किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान में विदेशों में स्थित मिशनों सहित 84 मंत्रालयों और विभागों के बीच प्रभावी अंतर मंत्रालय समन्वय हासिल किया गया। 3 वरिष्ठ मंत्रियों मनसुख मांडविया के राम मनोहर नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरी प्रक्रिया की देखरेख की। इस प्रयास से न केवल सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा मिला, बल्कि लंबित कार्यों में भी कमी आई।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में युवा भाजपा नेताओं तेजस्वी सूर्या और के अन्नामलाई को आयरन मैन ट्रायथलॉन सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा, गोवा में आयरन मैन 70.3 जैसे आयोजनों में हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी देखकर खुशी हुई। इस तरह के आयोजन फिट इंडिया अभियान में योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री ने आगे अपने संदेश में कहा, भाग लेने वाले सभी लोगों को बधाई। मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी के 2 युवा सहयोगी अन्नामलाई और तेजस्वी सूर्या उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अंगोला और बोत्सवाना के राजकीय दौरे के प्रथम चरण में अंगोला की राजधानी लुआंडा पहुंची। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की अंगोला की पहली यात्रा है। लुआंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत अंगोला के विदेश मंत्री टेटे एंटोनियो ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के साथ व्यापक द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों देशों ने मत्स्य पालन, जलीय कृषि, समुद्री संसाधनों और वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर भी आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल बी कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के अंगोला के निर्णय का स्वागत भी किया। राष्ट्रपति ने अंगोला की विकास यात्रा में द्विपक्षीय रूप से और साथ ही भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के व्यापक ढांचे में एक विश्वसनीय भागीदार बने रहने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने ऊर्जा साझेदारी, बुनियादी ढांचे, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो ने कहा कि केवल 6 महीनों के भीतर अंगोला और भारत के बीच 2 उच्च स्तरीय यात्राएं दर्शाती हैं कि दोनों देश अपने बढ़ते संबंधों को कितना महत्व देते हैं। राष्ट्रपति लोरेंसो ने इस वर्ष मई में नई दिल्ली का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग अंगोला के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। और ब्यौरा हमारे इससे पहले राष्ट्रपति आपकी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और स्नेहपूर्ण अभिवादन लाई हूं। भारत ने एंटी कॉलोनियल प्रयासों के तहत अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंगोला के पुनर्निर्माण और विकास में निकट सहयोग किया। हम अंगोला की प्रगति और यहाँ के लोगों की समृद्धि के लिए किए गए डेवलपमेंट एफर्ट्स की प्रशंसा करते हैं। हम अंगोला की अफ्रीकन यूनियन की वर्तमान अध्यक्षता के रूप में नेतृत्व के लिए भी उन्हें बधाई देते हैं। ये वर्ष भारत अंगोला संबंधों के एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्ष मई में हमें महामहिम राष्ट्रपति लोरेंसो को उनके भारत के पहले स्टेट विजिट पर स्वागत करने का सम्मान प्राप्त हुआ। उनके विजिट में हमें हमारे घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए क्रेडिट लाइन के अलावा कृषि, ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद तथा सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के क्षेत्र में 3 MOUs पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत और अंगोला की साझेदारी आपसी विश्वास, परस्पर सम्मान और हमारे लोगों के समृद्धि भविष्य की साझा दृष्टि पर आधारित है। हम द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने और क्षेत्रीय व वैश्विक मामले में विचारों के आदान प्रदान के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर औपचारिक स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
राष्ट्रपति लॉरेंसो ने बैठकों के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक भोज का भी आयोजन किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच एकांत वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता संपन्न हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच की साझेदारी पारस्परिक विश्वास, सम्मान और साझा विकास दृष्टि पर आधारित है। उन्होंने अंगोला के जन कल्याण और आर्थिक प्रगति के लिए चलाए जा रहे प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर समारोह आयोजित हुआ, उसमें सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने 8,260 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी और सभी के प्रति अपना हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हुए सम्मान और सेवा का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। उन्होंने भरोसा दिया कि भारत सरकार प्रदेश सरकार के साथ लगातार खड़ी है। साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विकास यात्रा में अनेक बाधाएं आई, लेकिन उनकी सशक्त सरकार ने इन चुनौतियों पर लगातार विजय प्राप्त की और विकास की गति को निर्बाध बनाए रखा। साथियों, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया,
वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने तेजी और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जनता की हर संभव मदद का प्रयास किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रविवार को कर्नाटक के दौरे पर थे। सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद यह राज्य का उनका पहला दौरा था। दक्षिण राज्य की अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर महाराज जी की यात्रा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और मैसूर स्थित JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी के 16वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में रविवार को परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर महाराज जी की यात्रा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। आचार्य जी ने 100 साल पहले 1925 में महामस्तकाभिषेक समारोह के लिए इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी। उपराष्ट्रपति ने श्रवणबेलगोला में आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार द्वारा प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने और जैन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण हेतु इन प्रयासों की प्रशंसा भी की। Swamiji's contribution go far beyond religious ceremonies. He has also established hospitals, educational institutions, extending the philosophy of seva and service to the humanity and learning into a tangible action for social upliftment. His work in reviving the classical Indian language, Prakrit, through which the wisdom of the Jain Agamas and India's early philosophical thoughts was expressed, is also notable. The Prakrit Research Institute is bridging the Indian ancient heritage and its modern academic landscape. I am happy to note that the central government, under the great leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, conferred the classical language status to Prakrit last year. And our another great language of India, Kannada, is also a great classical language that also has been established. I am also pleased to note that the central government, under the leadership of our Honorable PM, Sriman Narendra Modi ji, has started the Gyan Bharadam mission for digitize and disseminate the manuscripts of Jainism. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मैसूर के श्री शिवरात्रेश्वर नगर में आयोजित JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी के 16वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने अपने दीक्षांत भाषण में निरंतर मेहनत को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने हर छात्र से आग्रह किया कि वो अपनी विशेष प्रतिभा को पहचाने और अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत लक्ष्य तय करें। स्वामी विवेकानंद के संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने छात्रों को उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए के लिए प्रेरित करते हुए चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ता और लचीलेपन पर जोर दिया। As you all know, Karnataka and its way of living got a very good culture and heritage background. You name Karnataka, I said it is a holy state, the entire state, whether it is Dharmasthala, whether it is Mysuru, whether it is
Chandishwari Hills or Madheswara Hills or Madheswara Temple or Muhammadiyai. You name any place that is a holy place for the entire country. And our Kannadiga language is one of the richest language in the world, and that is why it has been recognized as the classical language. I am sure nowadays the students got better exposure and better opportunities, especially after the introduction of new national education policy by the Prime Minister Sriman Narendra Modi ji, that you got options. While studying science, you can study history also. While doing technical, you can do the other subjects also. Now you are not getting limited to yourself. It is your choice. How much hard work you want to put, you can get double degree also together. Nobody can restrict you other than you. That is the greatest advantage of this new national education policy, and I am sure that your concentration is very, very important if you want to be successful in your endeavors. Nowadays, the whole world is open. That means very severe competition everywhere. But that is not only giving tough competition, but that is creating very good opportunities also. So you decide what you want to be and move in that direction. That is very, very important. उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक के सबसे प्रमुख मठ केंद्रों में से एक सुतूर मठ के पुराने परिसर का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने मैसूर के निकट श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर और मांड्या के मेलकोट स्थित चेलू व नारायण स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नागालैंड की राजधानी कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत जोन 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू रियो, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र जोन 3 के अध्यक्ष शेरिगेन लेंगकुमेर इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। 10 और 11 नवंबर को आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों से मिलकर बने सीपीए इंडिया क्षेत्र के जोन 3 के पीठासीन अधिकारी, सांसद और विधायक भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है नीति, प्रगति और जनता परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधान मंडल। सम्मेलन के उपविषय है विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में विधान मंडलों की भूमिका और जलवायु परिवर्तन। हाल में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बादलों के फटने और भूस्खलन के परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समापन समारोह को संबोधित करेंगे। मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र जोन 3 के उपाध्यक्ष थॉमस ए संगमा और नागालैंड विधानसभा के उपाध्यक्ष एस तोइहो येप्तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सम्मेलन के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया जाएगा। नागालैंड के अंदर सीपीए जोन का 21वां सम्मेलन हो रहा है। सबसे पहला सम्मेलन सीपीए जोन का नागालैंड में हुआ। नागालैंड के अंदर ये सीपीए जोन के 3rd सम्मेलन, जिसमें उत्तर पूर्व राज्य की विधानसभाएं अलग अलग विषयों पर चर्चा करती है, संवाद करती है और किस तरीके से हम हमारी विधानसभा की स्वायत्तता होते हुए भी हमारी सामूहिक चुनौतियां, सामूहिक कठिनाइयां और सामूहिक अपेक्षा आकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए सीपीए जोन में चर्चा होती है। इसके साथ साथ विधानसभाएं किस तरीके से
जनता की अपेक्षा आकांक्षा पूरी कर सकती है। उसके लिए परिवर्तन के समय के अंदर चाहे डिजिटल हो चाहे एआई का प्रयोग हो, ताकि हमारी विधानसभाएं और जनता के नज़दीक पहुंचे और जो कानून बने और जो चर्चा हो संवाद हो उसमें जनता की और कैसे भागीदारी हो, इसके लिए सीपीए जोन में चर्चा होती है। दीमापुर में आपको स्वागत भी मिला है मारवाड़ी समाज की तरफ से। यहाँ पर नागालैंड हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदेश है, जहाँ की कला, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की लोक संस्कृति, जहाँ की कलात्मक और यहाँ के आत्मनिर्भर उत्पाद वस्तुएं आने वाले समय देश और दुनिया के अंदर ये नागालैंड की वस्तुएं देश और दुनिया में जाएगी। और विशेष रूप से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के लोग, यहाँ की लोक संस्कृति आने वाले समय देशी विदेशी पर्यटकों को और आकर्षित करेगी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का विकास हो रहा है, पर्यटन की संभावना बढ़ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कृषि आधारित उद्योगों के अंदर, और यहाँ की उत्पाद वस्तुएं, जहाँ की कलात्मक वस्तुएं और यहाँ के वस्त्र आने वाले समय में देश और दुनिया के लिए बड़े बाजार होंगे नागालैंड में। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स और एम्पावरिंग कम्युनिटीज विषय पर सहकारिता मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य संवाद, नवाचार और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना और देश में वित्तीय समावेशन की सहकारी नींव को मजबूत करना है। सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण का युग आरंभ होने जा रहा है। 10 नवंबर सुबह 10 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कोऑपरेटिव्स का कुंभ 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस वर्ष का सबसे बड़ा सहकार और नवाचार सम्मेलन होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को भी मनाएगा और वैश्विक मंच पर भारत की सहकारी शक्ति का प्रदर्शन भी करेगा। देश के 1500 शहरी सहकारी बैंक और लगभग 60,000 ऋण सहकारी समितियां एक वन विजन के लिए एकजुट होंगे। भारत की सहकारिता एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहां परंपरा, प्रौद्योगिकी, स्थानीय सोच और वैश्विक दृष्टिकोण एक साथ मिलेंगे। जब फिनटेक मतलब वित्तीय प्रौद्योगिकी शब्द नहीं था, तब भी सहकारिता भारत को जोड़ रही थी। सहकारी बैंक ही भारत के पहले फिनटेक थे। अब ये यात्रा कागजी बही खातों को छोड़कर डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ रही है, यानी लेजर से लॉगिन तक का सफर ये तय कर चुकी है। 8 करोड़ से अधिक ग्राहक सीधे सशक्त होंगे। महिलाएं और युवा इस परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे और ये नवाचार, विश्वास और डिजिटल समावेशन में सबसे आगे होंगे। पॉलिसी मेकर्स, ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट्स इस संगम पर मिलकर डिजिटल और पारदर्शी सहकारी बैंकिंग का भविष्य बनाएंगे। ये आयोजन बचत, वित्तीय समावेशन और सतत विकास को आगे बढ़ाएगा। ये सहकारी बैंकिंग सम्मेलन दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 का शुभारंभ भी करेगा, जो पारदर्शी सहकारी बैंकिंग प्रणाली और समावेशी वित्त के लिए भारत का एक विजन है। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक मजबूत, स्मार्ट और अधिक समावेशी सहकारी ऋण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नींव रखना है, जो 2030 की ओर भारत की यात्रा का मार्गदर्शन करेगा। कोऑपरेटिव्स का कुंभ 2025 केवल एक सहकारी बैंकिंग का इवेंट नहीं है, बल्कि सहकारिता के मजबूत फैसलों का शुभारंभ है। ये आयोजन सहकारिता के इतिहास में भारत में 10 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। आइए देर न करें, लाइव इवेंट से जुड़कर आप भी इसका हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय सहकार। प्रसिद्ध नाटककार और देश के जाने माने साहित्यकार पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा का 91वें वर्ष की उम्र में उनके नोएडा स्थित निवास स्थान पर निधन हो गया। चलते चलते एक वृत्त चित्र के माध्यम से हम संसद टीवी की ओर से पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप वृत्त चित्र देखिए। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। मनुष्य जन्म लेता है कुछ विशेष प्रवृत्तियों के साथ। शायद मेरा जन्म भी हुआ था नाटक के प्रति, तो मुझे लगा कि मैं स्टेज स्ट्रक हूँ। भारतीय रंगमंच का इतिहास 2000 वर्षों से भी पुराना है। एक ऐसी कला जो सदैव समाज का आईना रही है।
कालिदास के संस्कृत नाटकों से लेकर आधुनिक समय के नुक्कड़ नाटकों तक भारत में रंगमंच केवल मनोरंजन नहीं रहा, यह विचारों को गढ़ने और समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम बना रहा। रंगमंच एक ऐसी कला है जो सीधे लोगों के दिलों से संवाद करती है। महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये समाज की समस्याओं, मानवीय भावनाओं और राजनीतिक उथल पुथल का प्रतिबिंब है। रंगमंच में वह शक्ति है जो बदलाव की बयार बहा सकता है, सवाल उठा सकता है और प्रेरित कर सकता है। इसी आधुनिक भारतीय रंगमंच में एक प्रमुख नाम है श्री दया प्रकाश सिन्हा। 2 मई 1935 को इलाहाबाद में जन्मे सिन्हा जी की यात्रा साहित्य, राजनीति और समाज के गहन अध्ययन से रंगमंच तक की रही है। सिन्हा जी ने 13 बड़े नाटक और 2 एकांकीय संग्रह की रचना की है। साहित्य और कला में उनका योगदान बढ़ता रहा और उन्होंने नाटकों के माध्यम से समाज की विभिन्न समस्याओं को उठाया। श्री सिन्हा के नाटकों का प्रमुख उद्देश्य समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना रहा है। उन्होंने रंगमंच को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि इसे समाज में बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण जरिया समझा। सिन्हा जी के नाटकों सांझ सवेरा, मन के भंवर, मेरे भाई मेरे दोस्त, दुश्मन, सीढ़ियां, सम्राट अशोक, रक्त अभिषेक, इतिहास चक्र, ओह अमेरिका, कथा एक कंस की, हास्य एकांकी और अपने अपने दांव समेत कई नाटकों ने न केवल रंगमंच की दिशा बदली, बल्कि दर्शकों के मन में गहरी छाप भी छोड़ी है। सिन्हा जी की रचनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। वे हमारे सामने सवाल छोड़ते हैं जिनका उत्तर हमें खुद खोजना होता है। सिविल सेवा में रहते हुए भी दया प्रकाश सिन्हा का रंगमंच से नाता बना रहा। सांस्कृतिक प्रशासन में विशेषज्ञता के चलते उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जैसे संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। भारतीय रंगमंच में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए उन्हें 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे गए श्री दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी विश्व कैलिफोर्निया अमेरिका द्वारा रंगमंच के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे अपने नाटकों के माध्यम से समाज की उन समस्याओं पर रोशनी डालते रहे हैं जिन्हें सामान्यतः अनदेखा किया जाता है। भारतीय हिंदी रंगमंच में आजादी के बाद आए रंग आंदोलन में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय उपस्थिति दर्ज कराते हुए श्री दया प्रकाश सिन्हा जी ने एक सफल नाटककार, एक निर्देशक और एक कुशल सांस्कृतिक प्रशासक के रूप में भारतीय रंगमंच को अपने समृद्ध लेखन द्वारा एक नई ऊर्जा दी है। कितनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हो जाए, थिएटर जिंदा रहेगा।